आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर कैसे बनाया गया है ना, इसके कितने पार्ट पुर्जे हुए हैं। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे पार्ट पुर्जे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं, बहुत सारे टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं इसके अंदर में। उन सभी पार्ट्स के बारे में आपको आज समझाने वाले हैं। तो आज से जो लेक्चर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के पूरे एक एक पार्ट को समझेंगे और इसके पार्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुकेज रिले क्या होता है, ब्रीदर क्या होता है, कोर क्या होता है, वाइंडिंग क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर का टैंक क्या होता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे और इस पे जो सवाल पूछे गए हैं उन तमाम सवालों को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर का संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे वाइंडिंग का, कि वाइंडिंग क्या होती है, कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या है, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे, ध्यान से जरा देखिए, ये ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ये पतली पतली सीट होती है ना, कल के वीडियो में आप देखे होंगे बहुत सारी पतली पतली स्टील की सीट होती है, सबको जोड़कर इस तरह से ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर का कोर बनता है। ये पूरा ट्रांसफार्मर का क्या है, कोर बना हुआ है। और इसी ट्रांसफार्मर कोर में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। लेकिन जब वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग में कई सारी चीजें हम लोग करते हैं। एक तो एक ही कॉलम में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या तो इसके हम जो वाइंडिंग इसको आधा भाग में बांट देते हैं, ऊपर प्राइमरी और नीचे सेकेंडरी कर लेते हैं, नहीं तो लेयर में कर लेते हैं, अंदर वाला लेयर में प्राइमरी, बाहर लेयर में सेकेंडरी। इस तरह से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कर लेते हैं। लेकिन जो भी वाइंडिंग हम करते हैं वो वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन किया रहता है। क्या किया रहता है, इंसुलेशन किया रहता है। किस लिए, क्योंकि एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के टच न करे, ईडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस जो होता है उन दोनों को रोकने के लिए हम लोग बीच में इंसुलेशन करते हैं। तो जितने भी वाइंडिंग होता है, जितने भी नंबर ऑफ टर्न होते हैं, और एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहां से। कह रहे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें तांबे या अल्युमिनियम के तारों का कोर के चारों ओर लपेटा जाता है। क्या कर रहा है, जो वाइंडिंग की जाती है उसमें तांबे और अल्युमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और कोर के चारों तरफ लेपटा जाता है। ये कोर है ना, ये कोर का पिलर है, इस पिलर के चारों तरफ लेपटा जाता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लेपटा गया है। अब इसमें देखिए फिगर में जो दिखाया गया है, क्या फिगर में दिखाया गया है कि ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, जो बाहर की तरफ है, अंदर वाला जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। और आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है कि बाहर साइड प्राइमरी वाइंडिंग और अंदर साइड सेकेंडरी भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग डिपेंड करता है कि आपको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज क्या चाहिए। अभी क्या चाहिए, हमको लो वोल्टेज चाहिए, तो प्राइमरी में प्राइमरी वाइंडिंग को बाहर किया और इसमें हाई वोल्टेज है, और सेकेंडरी अंदर की तरफ इसमें लो वोल्टेज है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। समझ गए। तो हमने क्या समझा कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर में जो वाइंडिंग होती है वो तारों से होती है। कौन सी तार होती है, तांबा या अल्युमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है, जो कोर के चारों ओर लेपटा जाता है। ठीक है, ताकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला ट्रांसफार्मर बनाया जा सके। ऐसा लपेटते हम क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे लपेटते हैं तो लपेटने की वजह से इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, और यही चुंबकीय फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है, जिससे वोल्टेज हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी तक मिलने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो आइए समझते हैं प्राइमरी किसको बोलते हैं और सेकेंडरी किसको बोलते हैं। अब इस फिगर को समझिए, देखिए ऊपर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग। करेक्ट, यह वह वाइंडिंग होती है जिसमें हम लोग इनपुट पावर देते हैं। कौन सा वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट पावर देते हैं। तो इस वाले फिगर को ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां इस साइड जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अब मैंने पहचान कैसे लिया, तो मेरे पहचानने का तरीका ये था कि देखिए यहां पर लोड लगा हुआ है, तो कभी भी जो लोड लगता है ना सेकेंडरी वाइंडिंग पे लगता है। कभी भी लोड कहां लगता है, सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगता है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं प्राइमरी में हम इनपुट दे रहे हैं, यहां पे प्राइमरी का करंट और प्राइमरी का वोल्टेज हम यहां सप्लाई कर रहे हैं, है ना। प्राइमरी सप्लाई पे प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी क्या होता है, लोड पे होता है। सेकेंडरी किस पे होता है, लोड पे होता है, और प्राइमरी सप्लाई पे होता है। मतलब यहां से हम सप्लाई दे रहे हैं, जो भी सप्लाई देते हैं 240, 11 किलो वोल्ट, 36 किलो वोल्ट, जो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो भाग होता है
ट्रांसफार्मर का कोर कहा जाता है। इसी कोर पर देखिए ये तार को लपेटा गया है, वाइंडिंग की गई है, मतलब वाइंडिंग की गई है। और ये दूसरे वाला पे ये दूसरा तार लपेटा गया। यहाँ पे अलग अलग सेपरेट आपको दिख रहा हो, तो इस तरह के भी हम लोग डिजाइन करते हैं, है ना, इस तरह के भी डिजाइन करते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होता है, ये कोर हो गया, मान लीजिए हमारा कोर हो गया, तो एक ही कोर पर हम दोनों वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए प्राइमरी हो गया और इसी पे हम लोग ऐसे करके ये सेकेंडरी कर दिए, सेकेंडरी हो गया। एक पे ही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने तो ऐसे पढ़ा था कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी बीच में गैप है, और अभी आप बता रहे हैं कि दोनों एक ही पे है, तो एक पे भी हो सकता है, कोई समस्या वाला विषय नहीं है। इसमें जो फ्लक्स पैदा होगा कुछ इस तरह से ऐसे फ्लक्स कटेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर कैसा है, छोटा ट्रांसफार्मर की बड़ा है कि बहुत बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी में हम लोग इनपुट सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी से हमको आउटपुट मिलता है, और आउटपुट पर क्या होता है, लोड लगा रहता है और इनपुट पे हमारा सप्लाई होता है, ठीक है। अब कहीं कहीं आपसे सवाल ये पूछता है कि बाबू ये बताओ कि ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसे होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया गया है, ये जो सिंबल है आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। तो कुछ इस तरह से सिंबल ट्रांसफार्मर का बनता है हमारा, ठीक है। कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर का सिंबल बनता है, बीच में ये लाइन होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है। और आपका ये जो बीच वाला जो लाइन है इसको हम कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो ये सिंबल हमारा ट्रांसफार्मर का होता है, ये वाला। और कभी कभी इस तरह का भी सिंबल आता है ना। ये क्या करेगा, एक इस तरह से ऐसे बना देगा और एक इस तरह से ऐसे बना देगा, ये भी ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो ये वाला जो सिंबल है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वाला जो सिंबल होता है एक ही कोर के ऊपर में दोनों वाइंडिंग होता है ना, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही कोर पे होता है, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोनों सिंबल, दोनों में से कोई भी सिंबल रहेगा क्वेश्चन में और बोलेगा कि पहचाने कि इसमें से ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कौन है, तो आपको पहचानना है कि दोनों है भाई, दोनों में से कोई एक रहेगा, आपको आंसर करना होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके। अब सेकेंडरी वाइंडिंग यहां लिखा हुआ डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि यह वह वाइंडिंग होती है जिसमें आउटपुट पावर प्राप्त होता है। क्या होता है, आउटपुट पावर हमें प्राप्त होता है और यह लोड के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, यह लोड के साथ जुड़ा रहता है। हो गया। अब कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो लेमिनेटेड क्यों रहता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है लेमिनेटेड क्यों रहता है, क्यों उसको लेमिनेटेड बनाया जाता है, ये बोल रहा है। तो आप समझ लीजिए ट्रांसफार्मर का ये जो एक कोर होता है, ट्रांसफार्मर का कोर मैं दिखा देता हूं, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये ऊपर वाला भाग है ना, ये ट्रांसफार्मर कोर है। और ऐसा कई सारा सीट लगा हुआ है, बहुत सारा सीट लगाकर ये ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है। ये पतली स्टीलों की बनी होती है, लेकिन इन ट्रांसफार्मर के कोर के बीच में इंसुलेशन किया रहता है, इसलिए क्योंकि ईडी करंट लॉस ना हो, हिस्टेरिसिस लॉस ना हो, उसको लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के बीच में लेमिनेशन कर देते हैं, कोर को इंसुलेटेड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे चुंबकीय फ्लक्स ऐसे जाता है, इससे घूमता है, तो चुंबकीय फ्लक्स अपना आसानी से रास्ता ट्रेवल कर ले। अगर लेमिनेटेड नहीं करेंगे तो इसका चुंबकीय फ्लक्स आपस में कोलैप्स कर जाएगा, आपस में रास्ता भटक जाएगा। तो रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कोर है जो स्टील की पत्ती है, तो बीच में हम लोग इंसुलेशन करके बहुत सारे पत्तियों को इकट्ठा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही कोर होता है, ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर के कोर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो समझिए वही चीज लिखा हुआ जो अभी मैंने आपको बोला है कि ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर को एक विशेष प्रकार का सिलिकॉन स्टील, जिसमें सिलिकॉन 3 से 4.5% सिलिकॉन होता है और आयरन होता है, से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेटेड कोर होता है कैसे बनता है, तो सिलिकॉन स्टील का बनता है। किससे बनता है, सिलिकॉन स्टील का। सीधा सवाल पूछता है कि ट्रांसफार्मर का कोर किसके द्वारा बनाया जाता है, तब बताना होगा कि सिलिकॉन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। और सिलिकॉन स्टील का मतलब 3 से 4.5% हमारा सिलिकॉन रहता है और बाकी हमारा आयरन रहता है। स्टील भी तो आयरन का ही पार्ट है ना। कह रहा है कि यह ट्रांसफार्मर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो चुंबकीय फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का ये कोर होता है ना, यहाँ पर वाइंडिंग की रहती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कह रहा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, इसी कोर के माध्यम से ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है। तो ट्रांसफार्मर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहां से चुंबकीय फ्लक्स ट्रेवल करता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक।
जिससे हमारा प्राइमरी में से वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी तक ट्रांसफर हो जाता है हमारा। क्यों ट्रांसफर होता है? कि इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। पर अगर ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर के लिए सीआरजीओ स्टील का भी उपयोग किया जाता है। सीआरजीओ स्टील का भी उपयोग करते हैं हम किसके लिए? ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर के लिए हम सीआरजीओ स्टील का भी उपयोग करते हैं। कह रहा है कि कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड, सीआरजीओ का फुल फॉर्म लिखा हुआ है कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड, मतलब सीआरजीओ स्टील एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिकल स्टील है। कह रहा है कि ये एक विशेष प्रकार का स्टील होता है जो ट्रांसफार्मर के लिए स्पेशल बनाया जाता है, जिसका नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है ना, स्टील। कह रहा है कि इसमें ये जो सीआरजीओ स्टील होता है इसके अंदर में 3 से लेकर 3.2% सिलिकॉन युक्त लौह सिलिकॉन मिश्र धातु होता है। सीआरजीओ में क्या होता है? 3 से 3.2% सिलिकॉन युक्त लौह सिलिकॉन हमारा मिश्र धातु होता है, ठीक है। कह रहा है कि 25 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए 0.5 mm और 50 हर्ट्ज के 0.35 mm मोटे कोर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर अगर हम बना रहे हैं तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होगा अगर 50 हर्ट्ज के लिए बनाएंगे, मतलब यहां से जो फ्रीक्वेंसी होगा इस ट्रांसफार्मर की, अगर फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज रखना है तो जो स्टील की जो एक पत्ती होगी इसका जो मोटाई होगा 50 हर्ट्ज के लिए हमारा 0.35 mm होगा। इतना पतला स्टील की पत्ती होगी किसके लिए? जब फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज रखना है। अब हो रहा है कि ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर में वर्निश का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेटेड कोर होता है उसको लेमिनेटेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्निश का प्रयोग करते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है कि ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर में हम किसका प्रयोग करते हैं? 4 गो पदार्थ का नाम लिखा रहेगा जिसमें रहेगा कि वर्निश, याद रखिएगा, वर्निश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। करेंगे वर्निश कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंथेटिक, रेजिंग वर्निश, एपॉक्सी वर्निश, सिलिकॉन वर्निश इत्यादि। कि भाई लेमिनेटेड कोर का आवश्यकता क्यों होता है? ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको हम लेमिनेटेड क्यों करते हैं? कोई आपसे अगर सवाल पूछे तो आपको बताना होगा कि भाई एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम करते हैं। अब एडी करंट लॉस क्या है? मैग्नेटिज्म में हम पढ़ा चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ा चुके हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए ये भी पढ़ा चुके हैं आपको, और गर्मी कम उत्पन्न हो इसके लिए हम लोग करते हैं। एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस हमारा चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसके अंदर में पाया जाता है, और इसका डिटेल्स जानकारी आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। अब कह रहे हैं गर्मी कम उत्पन्न होता है इसके लिए करते हैं। जब हम एक स्टील को दूसरे के बीच में लेमिनेशन नहीं करेंगे तो दोनों पत्तियां हीट होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग बहुत ज्यादा होगा। लेकिन लेमिनेशन किया रहेगा तो हीट का ट्रांसफर एक पत्ती से दूसरे पत्ती के अंदर में नहीं होगा, इससे हमारा हीट थोड़ा सा कम पैदा होगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग लेमिनेशन करते हैं और गर्मी को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि लेमिनेटेड कोर के प्रमुख गुण। अगर हम कोर को लेमिनेटेड करते हैं, कोर क्या होता है? यही अलग कोर है ना, इसी को तो कोर बोलते हैं। इधर प्राइमरी वाइंडिंग होता है और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग होता है हमारा। ये प्राइमरी साइड हो गया और ये सेकेंडरी साइड। कह रहा है कि ये जो कोर है, ये कोर को हम क्या करते हैं? लेमिनेटेड करते हैं। तो लेमिनेटेड कोर का फायदा क्या है ना? कह रहा है कि प्रमुख गुण क्या है, ठीक है ना। तो आइए प्रमुख गुण को समझते हैं। पहला गुण है इसका कि हाई परमेबिलिटी, ठीक है ना। हाई परमेबिलिटी होता है। परमेबिलिटी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को जो पदार्थ जाने देता है उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। तो कह रहा है कि लेमिनेटेड कोर होगा, उसका जो प्रमुख गुण ये होगा कि वो हाई परमेबिलिटी होगा, उच्च परमज्ञता होगा, चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से गुजरने देगा। यहां से जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो आसानी से गुजरेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इसमें वोल्टेज नहीं जा पाएगा सेकेंडरी वाला में। तो सेकेंडरी वाला में वोल्टेज है, उसके लिए इधर से चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से हम जाने देंगे। रोड पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ट्रैफिक को हम लोग खत्म कर देते हैं, तब गाड़ी हमारा स्पीड से निकलता है। जैसे कभी मुख्यमंत्री को जाना होता है तो पूरा रोड खाली कर दिया जाता है, तब ना गाड़ी आसानी से तेजी से निकलती है। उसी तरह से यहाँ फ्लक्स जो पैदा हो रहा है उसको जाने के लिए आसान रास्ता नहीं दीजिएगा तो जाएगा नहीं जाएगा। इसीलिए लेमिनेटेड जो कोर बनाएंगे उसका प्रमुख जो हमारा गुण होना चाहिए कि उसमें हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, कम हिस्टेरिसिस लॉस हो।
जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो कम हो, ज्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स कम जाएगा कहाँ, सेकेंडरी वाइंडिंग के पास, तो कम वोल्टेज पैदा होगा, है ना। तो कह रहा कि सिलिकॉन स्टील के कारण हमारा हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, कम हो जाता है। इसके अलावा हाई रेसिस्टिविटी, उच्च प्रतिरोधकता बोल रहा है, तो कह रहा कि एडी करंट लॉस को कम करता है। हम लोग हाई रेसिस्टिविटी रखते हैं, उससे वजह से हमारा एडी करंट लॉसेस हमारा कम होता है, ठीक है। तो ये सारे गुण इसके अंदर में होना चाहिए, तब जाकर हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसका हम निर्माण करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लेमिनेटेड कोर के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेमिनेटेड कोर, कोर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए अभी हम आपको जो दिखा रहे थे, कुछ इस टाइप का कोर दिखा रहे थे, इसको जोड़ दीजिए ऐसे। तो इस तरह का हम कोर के बारे में बार बार बोल रहे थे, लेकिन देखिए कितने तरह का कोर होता है। ई आई टाइप का होता है, देखिए इधर से ई है और इधर से आई है, तो ई आई टाइप का बोल सकते हैं। ये डबल ई टाइप का है ना। इसके अलावा ये देखिए डबल एल टाइप का, इधर से एक एल है और एक इधर से एल है। और ये यू यू और आई टाइप का है। तो कई तरह का होता है। इस वाले दोनों को हम लोग सेल टाइप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को सेल टाइप बोलते हैं। इसमें सेल बनता है, देखिए एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल हो गया, इसमें भी एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल हो गया। लेकिन ये जो होता है ये हमारा कोर टाइप होता है, इसमें कोर बनता है इस तरह का। ये दोनों कोर टाइप होता है, वो सेल टाइप होता है, ठीक है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ लेमिनेटेड कोर की हम बात करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। इसका कोई फिक्स टाइप नहीं होता है। ये को देखिएगा तो बिना इस एक ही सिंगल होता है, बोलते हैं ना सिंगल भी होता है, सिंगल एक कोर होता है, इसी के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है आप डिजाइन कैसा रखते हैं, ठीक है ना। ये दो चार को डिजाइन आपको हमने दिखा दिया, कई सारा डिजाइन होता है, ठीक है। तो फिक्स नहीं है, कहीं लिखा हुआ है कितने प्रकार का होता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अलग अलग प्रकार का बहुत सारा होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि लेमिनेटेड कोर का लाभ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर का लाभ क्या है यहां पे हमारा। तो पहला लाभ है कि ऊर्जा का हानि कम होता है। क्या होता है, ऊर्जा का हानि कम होता है, दक्षता बढ़ती है। लेमिनेटेड कोर रहेगा तो ऊर्जा का हानि कम होगा, रिड्यूस लॉसेस, एनर्जी को कम करेगा हमारा, दक्षता बढ़ेगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, गर्मी कम उत्पन्न होगी हमारा, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का आकार कॉम्पैक्ट होता है, ट्रांसफार्मर का आकार कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। रख रखाव का लागत कम होता है। जब लेमिनेटेड कर देंगे तो हीटिंग कम होगा, हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, एडी करंट लॉस कम होगा, तो हमको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आराम से ट्रांसफार्मर चल रहा है, कोई टेंशन वाला विषय नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि लेमिनेटेड कोर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है 95% से लेकर 98% तक रहता है। अगर ट्रांसफार्मर के कोर को हम लेमिनेटेड कर देते हैं तो इसकी दक्षता बढ़कर 95% से लेकर 98% तक हो जाता है। अगर लेमिनेटेड नहीं करेंगे तो यही दक्षता कम होकर 50-60% हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे हमारा क्या, लेमिनेटेड कोर बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है, किसका बना होता है। तो कह रहा है कि एनिल्ड कॉपर का, कि सिलिकॉन स्टील का, कि अल्युमिनियम का, कि कॉपर का। क्या आंसर होगा बाबू, बताओ इसका। यहाँ आंसर क्या होगा, हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, अभी हमने देखा। अब उसी तरह से पूछ रहा है यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है भाई, बताइए। व्हाई द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। तो कह रहा है पहला कि भंवर, एडी करंट धारा को हार्स को बढ़ाने के लिए, भंवर धारा एडी करंट को बढ़ाने के लिए करते हैं। कह रहा है कि एडी करंट धारा को कम करने के लिए करते हैं, कि उच्च आवृत्ति को कम करने के लिए करते हैं, कि निम्न आवृत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं, बताइए। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो आवृत्ति होती है ना, ये फिक्स होता है, या तो 50 हर्ट्ज का होगा। ट्रांसफार्मर का आवृत्ति क्या होता है, फिक्स होगा, या तो 50 हर्ट्ज का होगा और नहीं तो क्या होगा, 60 हर्ट्ज का होगा। इससे नहीं होगा कम ज्यादा, क्योंकि दुनिया में जो भी फ्रीक्वेंसी काम कर दिया दो ही होता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज करते हैं और बाकी यूरोपीय कंट्री में 60 करते हैं। तो इंडिया वाला जो ट्रांसफार्मर होगा 50 हर्ट्ज का होगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो कोई बात ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं करता है, ना बढ़ाता है ना घटाता है। अब ईडी करंट क्या होता है कि हम बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ईडी करंट नहीं बढ़ाया जाता है, बढ़ेगा तो हमारा नुकसान है। हम लोग ईडी करंट को, लॉस को कम करने के लिए करते हैं। दूसरा नंबर सही होगा, क्या होगा, दूसरा नंबर होगा। वीडियो ठीक से नहीं चल रहा है क्या, वीडियो में हो रहा है भाई बताओ।
ठीक है, तो चलो यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोर का पलटन द्वारा रोधन किया जाता है। द लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज इंसुलेटेड बाई। करेक्ट, ट्रांसफार्मर के कोर को जो रोधन मतलब इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन किया जाता है। किससे किया जाता है? प्लास्टिक के, कि पेपर से, कि वर्निश से, कि कॉटन टेप से। किससे करते हैं भाई? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, जो जिसका लेमिनेशन हम लोग करते हैं, वो किससे करते हैं? वर्निश से करते हैं। वर्निश एक पदार्थ है, ठीक है ना, इससे करते हैं। तो तीसरा नंबर सही रहेगा। ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़े। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर का टैंक, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का टैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे कंटेनर या टैंक। ट्रांसफार्मर का जो कंटेनर होता है, जिसके अंदर में पूरी वाइंडिंग को डाला जाता है, पूरा सेल उठा के डाल दिया जाता है, उस कंटेनर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सूरज बोला कि नहीं हुआ है कोई डाउट, किसी तरह कोई डाउट नहीं है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का टैंक। आपको वीडियो में कल मैंने दिखाया था, इस वाले पूरे कंस्ट्रक्शन को दिखाया था तोड़ के, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसी के अंदर में डाला जाता है और डालकर बंद किया जाता है। इसको अगर काट के दिखाया गया, अंदर वाला व्यू को काट के दिखाया गया, तो आप देखें कुछ इस तरह के अंदर चीजें रहती है। ये टैंक है, इसी के अंदर में पूरा सेल को डाल दिया जाता है और ऊपर से पैक कर दिया जाता है। और इसके अंदर में ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, पूरा तेल में भर दिया जाता है इसको, ठीक है ना। इसमें पूरा तेल भरा रहता है, यहां तक पूरा फुल तेल रहता है, ठीक है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कंटेनर या टैंक उसका बाहरी आवरण, आउटर बॉडी होता है। ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर का आउटर बॉडी होता है, जो ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग और इंसुलेटिंग ऑयल को सुरक्षित रखता है। और इसके अंदर में क्या रहता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर रहता है। ये ट्रांसफार्मर कोर है, ये वाला क्या है? व्हाइट वाला ट्रांसफार्मर कोर। और ट्रांसफार्मर का ये वाइंडिंग हो गया, और इंसुलेटिंग ऑयल जो तेल होता है इसके अंदर में रहता है, और इसको ढक के हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। कोई समस्या? तो कोई समस्या नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो टैंक है, इसका मुख्य कार्य क्या है बाबू? ट्रांसफार्मर के टैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला कार्य ये है कि भाई ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, संरचनात्मक सहायता देता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ पार्ट्स हैं उसको सबको सपोर्ट देता है। देखिए ये बाहर, ये जो हमारा ये इसको क्या बोलते हैं भाई? नाम बताओ जल्दी से, हम भूल रहे हैं। हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर लेके चलिए, ठीक है। अभी नाम, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो देखिए इसी के ऊपर कसा हुआ है, इसी के ऊपर कसा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर का जो अंदर वाला कोर है, देखिए नट बोल्ट से इसी के ऊपर कसा हुआ। किसके ऊपर? में टैंक के ऊपर कसा हुआ है। तो पूरा सामान जो फिट किया जाता है, ये टैंक के ऊपर ही फिट किया जाता है। नट बोल्ट देखिए टैंक पे ही हम लोग कसते हैं। तो क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। हाँ, बुशिंग, बुशिंग बोलते हैं, सही है। आगे आएंगे यहाँ पे, तो बोल रहा है कि इंसुलेशन और शीतलन के लिए दूसरा क्या होता है इसका लाभ? दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या है? इंसुलेशन और शीतलन, जिसको बोलते हैं इंसुलेशन एंड कूलिंग। तो टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल, जो मिरर ऑयल बोलते हैं इसको, भरा जाता है, जो विद्युत इंसुलेशन प्रदान करता है। कह रहा है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर में हम तेल भरते हैं, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है क्या करता है? विद्युत इंसुलेशन सपोर्ट करता है। मतलब इसमें जो करंट का फ्लो है इसके अंदर में नहीं हो सकता है, क्योंकि तेल भरा हुआ है ना। और तेल भरने की वजह से कहीं से लीकेज भी होगा तो तेल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने देगा, इंसुलेशन बना के रखेगा। मतलब बाहरी किसी आवरण में आपको करंट महसूस नहीं होगा, झटका नहीं लगेगा। अगर नहीं इंसुलेशन करेंगे तो इसके अंदर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फ्लक्स पैदा हो रहा है। इस फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी आवरण में टकरा जाएंगे, और टकराएंगे तो आपको झटका लग सकता है। लेकिन जब तेल अंदर भरा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो केवल कोर के अंदर में ही होगा, कोर के बाहर नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इंसुलेशन प्रदान करता है। शीतलन कैसे करता है? तो देखिए यहाँ बाहर फिन्स लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े फिन्स लगे हुए हैं। किसमें? ट्रांसफार्मर टैंक में। और यहाँ जब हवा गुजरता है तो अंदर जब तेल गर्म होता है ना, उसको ठंडा करने का काम करता है। और कई सारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में यहाँ पर पंखे लगे रहते हैं, और पंखा क्या करता है? यहाँ से हवा को गुजारता है।
यहां से पंखा चलेगा तो यहां से हवा इसके साइड से निकलेगा तो इसकी गर्मी को लेके चला जाता है। तो ये टैंक जो होता है ना, इसके अंदर वाली गर्मी को तेल में जो गर्म होता है उसको ठंडा करने का भी काम करता है। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि वाइंडिंग्स और कोर में उत्पन्न गर्मी को अवशोषित करने के लिए रेडिएटर्स या कूलिंग फिन्स का माध्यम से हम लोग ठंडा करते हैं। कह रहा है कि वाइंडिंग के जो कोर है वो गर्म होता है, गर्म होने से तेल हमारा गर्म हो जाएगा और उसको ठंडा करने के लिए क्या कह रहा है कि रेडिएटर समझते हैं। और रेडिएटर की बात करें तो रेडिएटर में क्या होता है, पानी एक तरफ से हम भेजते हैं, इंजन के अंदर में पानी जाता है और बाहर निकलता है तो गर्म पानी निकलता है। तो जो पानी बाहर से ठंडा हम भेजे थे वो रेडिएटर के अंदर में गया, इंजन को क्या किया, इंजन का गर्मी को अपने में अवशोषित कर लिया और बाहर निकलता है तो गर्म होकर निकलता है। इस तरह से इंजन के जो गर्मी था ना उसको खींच के बाहर निकाल देता है। तो यहां भी रेडिएटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पानी वाला रेडिएटर नहीं होता है, उसके जगह पर पंखा लगा देते हैं। जो पंखा को बहुत तेज गति से चलाते हैं तो हवा इससे टकराता है तो इसके अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर लेके निकल जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि सुरक्षा, यह ट्रांसफार्मर के नमी, धूल, कीड़ों और बाहरी मौसमी प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। आप देखेंगे बारिश हो रहा है, धूल उड़ रहा है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, इसके बावजूद इसके अंदर वाले कोर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। बाहर में भले धूल है, कण है, बरसात है, कुछ भी होता है, ये टैंक हमारा सुरक्षा इसका प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से टैंक का ये हमारा क्या है, मुख्य कार्य है, ये सब काम हमारा टैंक करता है। दूसरा बोल रहा है कि नेक्स्ट है, चौथा नंबर बोल रहा है कि विस्तार के लिए स्थान। जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए टैंक में कंजर्वेटर टैंक, एक्सपांसर टैंक भी लगा होता है जो तेल को विस्तार को समायोजित करता है। क्या कह रहा है, देखिए ये ट्रांसफार्मर का टैंक होता है ना, ये जो टैंक होता है इसके ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक इस तरह से लगा रहता है, इसके अंदर में भी तेल भरा रहता है और यही तेल इसके अंदर भी आता है। ठीक है, पाइप के थ्रू अंदर भी हम लोग लाते हैं, इसमें भी आधा तेल भरा रहता है। अब क्या होता है, तेल का एक गुण है कि जब तेल गर्म होता है ना, जब तेल गर्म होता है तो फैलता है। लिक्विड का ये प्रॉपर्टी है, कोई भी लिक्विड को गर्म करिएगा तो फैलेगा। तेल खासकर जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको गर्म होता है, कोर के वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से गर्म होता है तो तेल फैलेगा। तो भाई यहां तक तो पूरा तेल भरा हुआ है, फैलेगा तो कहां जाएगा, तो लीकेज कर जाएगा ट्रांसफार्मर पूरी तरह से एकदम पैक्ड होता है, तेल वहां लीकेज नहीं होने देगा, ब्लास्ट कर जाएगा तेल फैलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर पैसे देते हैं, पाइप के थ्रू हम यहां से कनेक्ट करके रखते हैं। तो तेल जब फैलेगा तो इस टंकी को आधा ही भर के रखते हैं, इसके अंदर में तेल फैल के ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और तेल का अगर इसमें कमी होती है तो इसके अंदर, इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो अंदर भी आता है। तो जब तेल का नुकसान होगा, गर्म होकर कुछ तेल लॉस भी होता है, तो इस टैंक वाला तेल इसके अंदर में जाता है, मतलब इसमें कभी खाली नहीं छोड़ता है तेल। ठीक है, ये होता है। अब कह रहे टैंक की बनावट, कैसा बनावट होता है, तो कह रहा कि जो मटेरियल की हम बात करें तो मजबूत स्टील्स का बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है तो मजबूत स्टील का बना होता है, जिसमें जंग रोधी कोटिंग, प्राइमर और पेंट लगी होती है, और उस स्टील के ऊपर हम लोग प्राइमर और पेंट से हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं कि जिससे जंग नहीं लगे। ठीक है, डिजाइन कर है, कुछ ट्रांसफार्मर में रेडिएटर फिन्स या कूलिंग ट्यूब जुड़ी होती है जो तेल को ठंडा करने में मदद करती है। कह रहा है कि इसके डिजाइन में ये हम बोल सकते हैं कि उसके साथ रेडिएटर जुड़ा रहता है, फिन्स होता है ना, पंखे वगैरह लगे होते हैं बड़ा वाला ट्रांसफार्मर में, जिससे ट्रांसफार्मर के जो बाहरी आवरण है उसको ठंडा किया जा सके। एसेसरीज बोल रहा है, कह रहा कि इसमें बूसिंग, एचबी और एलबी, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कनेक्शन, ऑयल लेवल, गेज, टैप चेंजर, प्रेशर रिलीफ, वल्व इत्यादि लगे होते हैं। क्या बोल रहा है, एसेसरीज में बोल रहा है कि इसमें बूसिंग का प्रयोग करते हैं। बूसिंग के ऊपर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज रहता है ना, जो इस तरह से बोल रहे थे ना, जो नाम नहीं याद आ रहा था उसको बूसिंग बोलते हैं। ऑयल लेवल, गेज, टैप चेंजर, प्रेशर रिलीफ, वल्व इत्यादि हमारे किस पे लगा था, टैंक के ऊपर में लगा रहता है। और ये सारा जो नाम पढ़ा है इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप ये मत हो जाना कि सर ये गेज क्या है, टैप चेंजर क्या है, ऑयल लेवल क्या है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां बस नाम समझ लीजिए। और देखिए यही कंजर्वेटर टैंक है, ये वाला टैंक है, इसी के अंदर में तेल भरा रहता है। ठीक है ना, और इसके अंदर पूरा तेल भरा रहता है, अंदर पूरा तरह से पैक्ड होता है। जब तेल फैलता है तो ये तेल इसके इस पाइप के थ्रू, देखिए यहाँ पे एक पाइप लगा, इस पाइप के थ्रू इसके अंदर में चला जाता है। जब तेल इसमें घटेगा तो ये वाला पाइप के थ्रू तेल इसके अंदर में आ जाता है।
ठीक है, इसको बूसिंग बोलते हैं ये वाले को। ठीक है, अब रहा टैंक का प्रकार, टाइप ऑफ टैंक। तो दो तरह के यहां दिखाया गया है टैंक। एक टैंक होता है जिसमें कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है ऊपर, एक होता है जिसमें नहीं लगा रहता है। मतलब ट्रांसफार्मर बहुत सारा देखेंगे जहां पर कंजर्वेटर टैंक नहीं होता है, अंदर ही सब फिट रहता है, एक में बाहर निकला हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो दो तरह का बना रहता है। तो इसको बोलते हैं हार्मेटिकली सील्ड टैंक, छोटे ट्रांसफार्मर, है ना। इसमें पूरी तरह बंद होता है, तेल का विस्तार टैंक के अंदर ही होता है। अब छोटा वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग बाहर कंजर्वेटर टैंक नहीं लगाते, वो अंदर की तरफ ही होता है। बहुत सारा ट्रांसफार्मर होता है ना, आपके जो मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो सब ट्रांसफार्मर में इस तरह का कंजर्वेटर टैंक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक होता है कंजर्वेटर टाइप टैंक, जिसमें कंजर्वेटर लगा रहता है, वो बड़े ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है ना, इसमें अलग से एक एक्सपेंशन टैंक होता है जिसको हम लोग कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, क्या रहता है, लगा रहता है अलग से। तो दो तरह का टैंक होता है, एक होता है हमारा हर्मेटिकली सील्ड टैंक होता है, और एक होता है हमारा कंजर्वेटर टाइप टैंक। याद रहेगा आप लोगों को। किससे बनता है? स्टील से बनता है, पेंट किया रहता है, कोटिंग किया रहता है ना, प्राइमर लगा रहता है जिससे जंग नहीं लगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के टर्मिनल। ठीक है ना, अब ट्रांसफार्मर के टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टाइम है ना जी? बिल्कुल। अब ट्रांसफार्मर टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल होते हैं वे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं जहां से विद्युत सप्लाई इनपुट दी जाती है और आउटपुट लिया जाता है। देखिए यही टर्मिनल है। क्या है? यही टर्मिनल है, और यहां से इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा तीन गो, ये एक दो तीन, थ्री फेज है ना, सप्लाई थ्री फेज है, और थ्री फेज यहाँ एक दो तीन। अगर हम इसको इनपुट मानते हैं, ये मान लीजिए इनपुट है, तो इसमें तीन गो जाएगा, आर वाई बी जाएगा, आर वाई बी इसमें कनेक्शन करेंगे, और यहां से हमारा आर वाई बी बाहर निकलेगा, तीन गो तार यहां से बाहर निकलेगा, तीन गो तार आया है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गया ये, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगा हुआ है। ठीक है, इसको टर्मिनल बोलेंगे, और इस वाले जो भाग है इसको बूसिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए कह कि ये टर्मिनल ट्रांसफर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़े होते हैं और बाहरी सर्किट से कनेक्ट होने का माध्यम प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि ये जो हमारा टर्मिनल होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़े होते हैं। सही बात है, प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ेगा उसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ेगा वहां से हम सप्लाई वापस लेते हैं। इसमें देते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में बाहर लेते हैं। ये हमारा टर्मिनल के साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के टर्मिनल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि टर्मिनल के प्रकार, भाई टर्मिनल के कितने प्रकार होते हैं? तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्राइमरी टर्मिनल और हमारा सेकेंडरी टर्मिनल। ठीक है ना, दो तरह का टर्मिनल है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है ना, अगर हमको यहां आउटपुट पे हाई वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी को लो वोल्टेज पर रखेंगे, प्राइमरी को क्या करेंगे, लो वोल्टेज पर रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हाई वोल्टेज मिलेगा। अगर हमको यहां लो वोल्टेज चाहिए तो लो वोल्टेज चाहिए तो हम यहां क्या करेंगे, इसको हाई वोल्टेज पर रखेंगे तो हमें लो वोल्टेज मिल जाएगा। वही लिखा हुआ है, यदि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो प्राइमरी पर हाई वोल्टेज होगा, यहां पर अगर हाई वोल्टेज है और इधर लो वोल्टेज मिल रहा है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी पे क्या होगा, लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज होगा तो सेकेंडरी पर हाई वोल्टेज मिलेगा, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया हमारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी टर्मिनल। ठीक है, सेकेंडरी टर्मिनल भी सेम वही चीज है, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। यहां जो तीन टर्मिनल यहां से निकलेंगे ये प्राइमरी टर्मिनल हो गए, और यहां से जो तीन निकलेंगे ये सेकेंडरी टर्मिनल हो गए हमारे। कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज अगर स्टेप अप या स्टेप डाउन को लोड से जोड़ना होता है, कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज पे या तो ये स्टेप अप होगा, हाई वोल्टेज पे होगा, और नहीं तो लो वोल्टेज पे होगा। यही होगा ना, या तो एचवी होगा हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज होगा। अब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज कैसे होता है ये तो हम बता चुके हैं, पहले आप समझ लेंगे। तो क्या करता है, इस सेकेंडरी वाला जो टर्मिनल होता है ये आउटपुट पर लगा रहता है,
कहां पर लगाता है? आउटपुट पर, लोड पर लगा रहता है। या तो यहाँ हाई वोल्टेज आएगा, नहीं तो लो वोल्टेज आएगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कह रहा है कि हाई वोल्टेज कंडीशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जब सेकेंडरी पर हमारा हाई वोल्टेज होता है, यहां पर हाई वोल्टेज कब आता है? सेकेंडरी में हमारा हाई वोल्टेज आ रहा है। क्या आ रहा है? हाई वोल्टेज। कब आएगा? जब यहां पर लो वोल्टेज होगा। तो लो वोल्टेज को हम लोग हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं। इस समय बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और कह रहा है कि टर्मिनल पर जब लो वोल्टेज आएगा, सेकेंडरी वाला टर्मिनल पे, यहां पे जब हमारा लो वोल्टेज आएगा, उस समय क्या होगा? हमारा प्राइमरी पर हाई वोल्टेज रहेगा और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कर रहे हैं, मतलब स्टेप डाउन कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल की संरचना कैसे होती है टर्मिनल का भाई, उसके बारे में समझते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो कहला कि टर्मिनल को बुशिंग के माध्यम से ट्रांसफार्मर टैंक के बाहर निकाला जाता है। क्या कह रहा है? कि टर्मिनल को बुशिंग के माध्यम से ट्रांसफार्मर टैंक से बाहर निकाला जाता है। अब जो टर्मिनल होता है ना, उसको बुशिंग के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं। देखिए यहां बाहर निकल रहा है, यहां पर नट बोल्ट से कसा हुआ है, लेकिन बुशिंग की सहायता से निकालते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि जो हमारा टर्मिनल होता है, ये जो टैंक होता है ना, टैंक वाले जो पार्ट्स उसमें टच नहीं करता है। अगर मान लीजिए ये टैंक है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, मान लीजिए टैंक है और टैंक के ऊपर में डायरेक्ट हम ऐसे टर्मिनल डाल देंगे, तो ये टर्मिनल इस टैंक में टच करेगा तो पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर में करंट का फ्लो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एक बुशिंग लगा देते हैं। तो बुशिंग क्या होता है? चीनी मिट्टी वगैरह का होता है, पॉलीमर्स का होता है, ये इंसुलेटेड होता है। तो ये जब ट्रांसफार्मर के टैंक में टच करेगा तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के अंदर से हम लोग टर्मिनल को बाहर निकालते हैं। और देखिए यहाँ पे नट से हम लोग टाइटली कस देते हैं। इससे होता क्या है कि कहीं से कोई इसके अंदर में छुआछूत नहीं होता है, जिससे करंट का फ्लो हमारे पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बुशिंग यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टर्मिनल को बाहर निकालने के लिए। कहां से? टैंक से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो बुशिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? करेक्ट, टर्मिनल को ट्रांसफार्मर टैंक से इंसुलेटेड तरीके से जोड़ना। टर्मिनल को ट्रांसफार्मर टैंक से, ठीक है ना, जो ट्रांसफार्मर का टैंक है उसे इंसुलेटेड तरीके से जोड़ना, जिससे करंट का फ्लो कहीं बाहरी आवरण में ना हो। ठीक है, और कह रहा है कि विद्युत लीकेज को रोकना, और वहां पर विद्युत लीकेज ना उसको रोकता है। तो भाई ये इंसुलेटेड पूरा सिस्टम ये इंसुलेटेड है, इसके अंदर से बाहर निकलेगा टर्मिनल, तो कहीं से कोई लीकेज नहीं होगा, विद्युत का लीकेज भी नहीं होगा, और सुरक्षित तरीका से हम करंट को, वोल्टेज को बाहर भेज पाएंगे। मटेरियल क्या रहता है? हमारा जो बुशिंग होता है उसका मटेरियल क्या होता है? तो कह रहे पोर्सलिन होता है, जो उच्च वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। पोर्सलिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बुशिंग में। किसका इस्तेमाल करते हैं? पोर्सलिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अलग अलग टर्मिनल का प्रकार होता है, इसको समझते हैं वन बाई वन करके। कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर सिंगल फेज होगा तो सिंगल फेज में क्या होगा? सिंगल फेज में क्या होगा? तो सिंगल फेज में हमारा जो टर्मिनल होगा, दो गो टर्मिनल प्राइमरी पे होगा और दो गो टर्मिनल हमारा सेकेंडरी पे होगा। सिंगल फेज में दो गो प्राइमरी पे, दो गो सेकेंडरी पे। ठीक है, तो सिंगल फेज वाला देखो यहां पे, ये दो गो मान लो ये प्राइमरी पे लगा हुआ है और दो गो सेकेंडरी पे लगा हुआ है, ये सिंगल फेज वाला है। ठीक है, अब इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए यहां पे तो दिख रहा है एक और दो, उधर भी हो सकता है, तो इसके साथ वो अटैच होगा। तो सिंगल फेज में दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी पे हमारा टर्मिनल लगा रहता है। वहीं हम थ्री फेज की बात करें, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, तो कह रहा है कि तीन टर्मिनल प्राइमरी पे होता है और तीन हमारा सेकेंडरी पे होता है। तीन प्राइमरी पे, देखिए एक दो तीन, ये प्राइमरी पे तीन और तीन सेकेंडरी पे, एक दो और तीन। अब एक बोलेगा कि ये भी है सर, ये न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल है ना। तो ये न्यूट्रल है, मतलब ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी है और ये हमारा प्राइमरी है, क्योंकि न्यूट्रल सेकेंडरी के साथ होगा ना। ठीक है, तो आप देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में हमारा तीन तीन करके है, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है वो न्यूट्रल वायर है। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि सर दो टर्मिनल होगा, अगर मान लीजिए दो टर्मिनल, तो दो फेज है क्या? अगर मान लीजिए यहाँ पर दो टर्मिनल लगा हुआ है इनपुट पे, प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे दो दो है, ये प्राइमरी है, मान लीजिए सेकेंडरी है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि ये टू फेज है क्या? ये टू फेज ट्रांसफार्मर तो नहीं है, तो नहीं है। इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है हमारा फेज और एक न्यूट्रल होता है। अगर सिंगल फेज का होगा तो एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा।
तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। समझ में आ गया? चलो, अब कह रहा है कि टर्मिनल का मार्किंग। टर्मिनल का मार्किंग कैसे होता है भाई? तो सिंगल फेज में जो टर्मिनल होता है उसका मार्किंग H1 और H2 से किया जाता है, ठीक है ना, प्राइमरी टर्मिनल में। मान लीजिए यहां पे आप देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सिंगल फेज सॉरी कौन सेकेंडरी है, कौन प्राइमरी टर्मिनल है। मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है तो इसके अंदर देखेंगे तब ना पता चलेगा, ट्रांसफार्मर खोल के देखना पड़ेगा कि कौन हमारा प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं कि कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी। जैसे मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, लेकिन जब मार्किंग किया रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। मार्किंग कैसे होता है? तो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होगा तो उसके प्राइमरी में H1 और H2 लिखा रहेगा और सेकेंडरी में X1 और X2 लिखा रहेगा। आ जाएगा समझ में, है ना? अगर थ्री फेज का होगा, डेल्टा होगा, थ्री फेज और डेल्टा ट्रांसफार्मर होगा तो उसके प्राइमरी टर्मिनल में E1, V1 और W1 लिखा रहेगा और सेकेंडरी में स्मॉल E1, स्मॉल V1 और स्मॉल W1 लिखा रहेगा। जब डेल्टा कनेक्शन रहेगा थ्री फेज का। अगर स्टार कनेक्शन रहेगा ट्रांसफार्मर का, स्टार कनेक्शन रहेगा, थ्री फेज रहेगा और स्टार कनेक्शन रहेगा तो U, V, W लिखा रहेगा और न्यूट्रल को N से लिखा रहेगा, ठीक है। और इधर में स्मॉल में U, V, W रहेगा और न्यूट्रल N से रहेगा। आया समझ में? तो उसको बोलेंगे थ्री फेज स्टार। तो यहां पर ध्यान से देखोगे ये वाला ट्रांसफार्मर को, तो यहां पे कहीं लिखा हुआ दिख रहा है BYR लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है लेकिन जो वहां लिखा हुआ वो चीज नहीं लिखा हुआ, तो मतलब हो सकता है कुछ अलग चीज होगा। नहीं लिखा, लेकिन जो ट्रांसफार्मर आप लाएंगे वहां पे ये मार्किंग किया रहता है कि भाई कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा डेल्टा है कौन सा स्टार है। ये समझने के लिए ये वाला चीज को ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में पूछेगा तो बताना होगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेटर टैंक। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेटर टैंक पढ़ेंगे। ये कंजर्वेटर है ना, इसी टैंक के बारे में, कंजर्वेटर टैंक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक तो टैंक पढ़े, अब पढ़ेंगे कंजर्वेटर टैंक के बारे में, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है।